अग्रवाल पॉलिटिकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नेंस की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। भारत में पंचायती राज किस तरीके से काम करता है और भारत में पंचायती राज ने जो है अभी तक उसका क्या इतिहास रहा है, इस चीज़ को लेकर के जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर जो है हम भारत के एंशिएंट टाइम से लेकर के आज तक मॉडर्न टाइम तक बहुत सारी चीज़ें रिव्यू में करेंगे और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी काम हुए हैं, जो भी आयोग कमीशन बने हैं, उनके ऊपर हम जो है वो ब्रॉड डीपली चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कोटेशन पढ़ते हैं पंचायती राज पे, जो महात्मा गांधी की है। इन्होंने लिखा हुआ है, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी पंचायती राज की समर्थन की बात करते हैं, उसको बनाने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में जो है पंचायती राज जो है, यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, भारत के अंदर ये इस्टेब्लिश है, फिलहाल में आज के समय पे ये स्थापित हो रखी है। ठीक है, और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। जितना स्थानीय स्वशासन का अर्थ ये है, यानी कि रूरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि रूरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो रूरल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जो है अपने जो बॉडीज हैं, अपने जो वार्ड्स हैं, उनके लिए निर्वाचित यानी कि इलेक्शन करके, ठीक है, और इलेक्शन करके अपने जितने भी मामले हैं उनकी मैनेजमेंट की जाए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर हम ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पंचायती राज जरूरी है। तो ग्राउंड लेवल पे लोकतंत्र को स्थापना के लिए जो है भारत के अंदर जो 73rd अमेंडमेंट अधिनियम 1992, ठीक है, इसके तहत जो है, इसके माध्यम से जो है पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारत में पंचायती राज को लाया गया था। ठीक है, भारत में पंचायती राज को जो है 73rd अमेंडमेंट 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या हाँ यही चीज़ है, 1992 जो है उसके द्वारा जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको संवैधानिक दर्जा जो है इसको दिया गया था। ठीक है, और जो ग्राम के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने गांव का विकास खुद कर सके। तो अगर इसके करंट में वर्तमान स्वरूप की बात करें तो पंचायती राज में जो है संस्थान में जो 30 वर्ष लगभग पूरे कर लिए हैं। ठीक है, 1993 में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, तो अब 2023 चल रहा है, तो लगभग 30 साल इसने अपने पूरे कर लिए हैं। लेकिन बात यह है कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, ये आगे बढ़ाने के बजाय या ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने को जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाया। अभी भी इसमें कुछ खामियां बाकी हैं। ठीक है, अभी भी इसके अंदर कुछ किया जाना बाकी है, वो सब चीज़ें अभी ज़रूरी हैं। लेकिन हम फैक्चुअल चीज़ों पे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे भारत में पंचायती राज आया कैसे। सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि भारत में पंचायती राज कैसे आता है। ठीक है, देखिए भारत में पंचायती राज के इतिहास का विश्लेषण, जो दृष्टिकोण जो है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले शुरू करते हैं वैदिक काल में। इसको बहुत आपको जो है ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। वैदिक काल में क्या था, कैसे था, बस शब्द याद रखने हैं। जैसे संस्कृत शास्त्रों के अंदर जो है पंचायतन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द याद रखने हैं आपको। ठीक है, संस्कृत के शास्त्रों में जो पंचायत के लिए क्या शब्द था, पंचायतन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसको जो है 5 व्यक्तियों का समूह भी कहते थे इसको। ठीक है, 5 व्यक्तियों की एक आध्यात्मिक सभा होती थी, वो बनाई जाती थी। धीरे धीरे क्या है कि ऐसे समूहों में जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा खत्म होती चली गई। ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म होती चली गई। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें कि स्थानीय इकाइयों की, तो उसमें जो सभा, समिति, विदत, इन चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। यही वो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि पुराने समय में पंचायती राज था। तो ये जो हैं ये हमारे
लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक बॉडीज़ कही जा सकती हैं उस समय की, ठीक है। तो राजा कुछ कार्यों को, यानी कि जो किंग होता था उस समय पे, वो कुछ कार्यों को और निर्णयों के संबंध में इन निकायों से जो है वो सजेशन भी लेता था, उनसे स्वीकृति लेता था। फिर जैसे महाकाव्य युग आता है, यानी कि रामायण महाभारत के काल के अंदर बात करें, ठीक है, तो दो ये महाकाव्य हैं, ये भी हमें इस बारे में बात करते दिखाई देते हैं। जब हम रामायण की स्टडी करते हैं, रामायण में देखते हैं तो प्रशासन को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पूर्व में और एक जनपद में, ठीक है, यानी कि नगर और ग्राम, इसके अंदर इसको विभाजित किया गया है। तो राज्य में जो है एक जाति पंचायत, ठीक है, यानी कि कास्ट पंचायत भी होती थी। कास्ट पंचायत जैसे कि आप देखते हैं ना कि एक जाति पंचायत, जैसे ब्राह्मण महासभा, ठीक है, जाटों की देखें तो खाप होती हैं, जैसे खाप जो हो जाट जाति की एक पंचायत है, ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों की है। ऐसे ही लगभग हर जाति में आपको देखने को मिल जाएगी, हर जाति की, ठीक है। और इन पंचायतों में से कोई एक व्यक्ति जो मंत्री परिषद का सदस्य भी होता था, ठीक है, जो राजा की मंत्री परिषद होती है उसका सदस्य होता था। महाभारत के जो शांति पर्व है, महाभारत का जो शांति पर्व है, ठीक है, उसके अंदर इसका जिक्र है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वहाँ पे इसका जिक्र है। मनुस्मृति जो है वहाँ पे इसका जिक्र मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को चीज़ें मिल सकती हैं। महाभारत के अनुसार जो है ग्राम के ऊपर जो है 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी, ठीक है, यानी कि एक गाँव के ऊपर जो है, एक गाँव जो है वो 10, 20, 100, 1000 गाँव के समूहों की इकाइयाँ भी देखने को हमें मिल सकती थी, ठीक है। ग्रामिक जो है, ग्रामिक कहा जाता था उस समय पे जो है, जब हम महाभारत में देखते तो ग्रामिक को गांव का मुखिया कहा जाता, ग्रामिक कहा जाता, जबकि दशप को कहा जाता था 10 गांव का प्रमुख, ठीक है। विशप अधिपति, ठीक है, जिसको 20 गांव का मुखिया कहा जाता है। सतग्राम अध्यक्ष का मतलब होता है कि 100 गांव का अध्यक्ष। सतग्रामपति का मतलब है कि 1000 गांव का प्रमुख। ये सब चीज़ें जो है महाभारत काल की हैं, ठीक है। तो इनको जो है काम दिया जाता है कि गांव जो है, गांव की सिक्योरिटी का इनको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, गांव की सिक्योरिटी की, ठीक है। फिर हम जैसे कि बात करें प्राचीन काल की, ये तो था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उस समय की बातें हैं, ठीक है। प्राचीन समय में अगर हम बात करेंगे, एंशिएंट टाइम है, तो एंशिएंट टाइम में जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें ग्राम पंचायतों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नगर को जो है वो पुर कहा जाता था, और इसका नगर का जो प्रमुख होता था उसको नागरिक कहा जाता था। स्थानीय निकाय जो होते थे उसमें राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, बल्कि राजा का जो हस्तक्षेप है उससे अलग रहते थे, ये उसका कोई इंटरवेंशन नहीं था। मौर्य और मौर्योत्तर पीरियड में जो है, मौर्यों के बाद के जो पीरियड है उसके अंदर जो है गांव का जो मुखिया है वृद्धों की एक परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता था इसको, ठीक है। फिर है जैसे कि गुप्त काल में बनी ये प्रणाली, ये जो सिस्टम है गुप्त काल में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम यदि नामकरण में परिवर्तन की बात करें तो जिला अधिकारी जो विषयपति कहा जाता था, जिला अधिकारी को विषयपति, और गांव के जो प्रधान है उसको ग्रामपति कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार जो प्राचीन समय में जो भारत की जो शासन प्रणाली है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग परंपराओं से, अलग अलग रीति रिवाजों से उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो रूपरेखा वो तैयार होती थी। तो यहाँ पर यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है, ये भी बात करनी जरूरी कि पंचायत के प्रमुख के रूप में जो है, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी जो है स्त्रियों की भागीदारी को भी कोई संदर्भ प्राप्त नहीं, यानी कि इस समय पे एक बात बड़ी थी कि उस समय पे महिलाओं को इसके अंदर जो है भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगर हम बात करें मेडिवल टाइम में, मध्यकाल के अंदर, मेडिवल टाइम की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में क्या था कि सल्तनत काल आ जाता है, दिल्ली के अंदर सुल्तान का काल आता है, ठीक है, मुगल काल भी आता है। फिर यहाँ पे क्या है, राज्य जो हैं वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड किए गए थे, जिनको विलायत कहा जाता था, ठीक है, विलायत, ठीक है। ग्राम के शासन के लिए सबसे 3 चीज़ें थी। गांव का अगर शासन संभालते थे उस समय पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं तो कि मध्यकाल में प्रशासन को संभालने वाले को क्या कहते थे, मुकद्दम, ठीक है, यानी प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा मुकद्दम। राजस्व संग्रह यानी कि जो टैक्स कलेक्शन का काम करता है उसको कहते थे पटवारी, ठीक है। और जो पंचायतों को संभाल रहा है, पंचायतों की सहायता से विवादों का समाधान करने वाला होता था चौधरी, ठीक है, तो चौधरी ये नाम थे, ठीक है। ग्रामों को सुशासन के संबंध में मतलब कि ज़्यादा शक्तियाँ जो हैं वो गाँव को
अपने काम करने के लिए वो ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी कि गांव अपना काम खुद करते थे। ठीक है, मध्यकाल के शासन में जैसे मुगल शासन के समय पे जो हो जातिवाद और जो शासन की सामंती प्रणाली है वो धीरे धीरे इस स्वशासन को नष्ट करते चली गई। यानी कि जो जातिवाद था, जो सामंती प्रणाली थी, फ्यूडलिज्म था, कास्टिज्म था, इन चीज़ों ने जो मेडिवल टाइम में चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे ये उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में जो है वो जो स्थानीय ग्राम प्रशासन है उसमें स्त्रियों की भागीदारी का भी यहाँ पर भी कोई नाम निशान नहीं मिलता है। ना एंशियंट टाइम में है, हमारे वेद शास्त्रों में भी नहीं था। ठीक है, और ना मध्यकाल में है, यहाँ पे भी हमें महिलाओं की भागीदारी देखने को नहीं मिलती है। अब शुरू होती है बात ब्रिटिश काल की, मॉडर्न टाइम पे आ जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम आता है अब हमारा। ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो है जो ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्ता थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है, वो कमज़ोर होती चली गई। लेकिन 1870 में जो भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव होता है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव लोकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे आते हैं 1870 में, 1870 में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का अब यहाँ पे दौर शुरू हुआ। 1870 के एक रेजोल्यूशन आता है, 1870 का प्रसिद्ध मेयो रेजोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। 1870 का मेयो रेजोल्यूशन जो है, इसमें क्या है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं उसमें ये कहा गया कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल इंस्टीट्यूशन है, उनको पावर देनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। ठीक है, ताकि डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। ये इसलिए भी था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, जो विद्रोह हुआ, उसके कारण भी था ये कारण कि अब जो है नीचे पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो लोग रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। उसके बाद जो है 1870 में ही जो है शहरी यानी कि नगर पालिकाओं को निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत कर दिया गया 1870 में ही, यानी कि शहरों की जो नगर पालिका हैं उनसे जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे निकल करके आ गया। अब फिर 1857 में जो है जो विद्रोह हुआ था उसमें शाही वित्त पर, यानी कि जो फाइनेंशियल चीज़ें थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो स्थानीय सेवा को स्थानीय जो यानी कि जो लोकल सर्विस थी उसको जो है लोकल टैक्स से मतलब कि लोकल टैक्सेशन जो हो वो बढ़ाना ज़रूरी था। इसलिए जो है यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोकल लेवल पे काम करने वाले अधिकारी थे, ठीक है, और उनकी डेवलपमेंट करनी थी, तो लोकल लेवल पे टैक्सेशन ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे टैक्सेशन से ही पैसा आ सकता था, नहीं तो फिर वो काम हो नहीं पाता था, क्योंकि जो पैसा है उसके ऊपर बहुत भारी दबाव पड़ रहा था। उनका जो ट्रस्ट था, ठीक है, वहाँ पे बहुत भारी दबाव पड़ रहा था कि इनके लिए डेवलपमेंट कैसे की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राजकोषीय जो मजदूरी थी, मतलब कि राजकोष की जो मजबूरी है वो ज़रूरी थी कि राजकोष ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन पर जो है लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को मान लिया गया। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को मान लिया गया। मैंने जो कदम उठाए थे उन्हीं के कदमों पर चलते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में 1882 में जो है इन्हीं लोकल बॉडीज़ को शुरू करने के लिए, यानी कि इस लोकतांत्रिक ढांचे को एक नया रास्ता दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लॉर्ड रिपन ने जो है पहली बार शुरुआत की इस लोकतांत्रिक ढांचे को शुरू करने की भारत में, ब्रिटिश टाइम में। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, जितने भी बोर्ड थे सभी बोर्डों को उस समय पर जो थे, ठीक है, निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अधिकारी जो बनेंगे वो 2/3 बहुमत से जो है वो पास करके देंगे। ठीक है, इन निकायों के अध्यक्ष को भी जो है निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुनाया जाएगा। यानी कि ये जितने भी निकाय बनते थे, जितनी भी बॉडी बननी शुरू हुई, तो यहाँ पे निर्वाचित अधिकारी होंगे। मतलब कि अधिकारी तो नहीं थे वो, लेकिन निर्वाचित थे, उनको चुना जाना था। ठीक है, उनका इलेक्शन होना था। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो इसी को जो है लॉर्ड रिपन ने जो शुरुआत की 1882 में, इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। फिर जैसे पंचायती राज की बात करें तो 1907 में जो है 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होबाउस की अध्यक्षता, CEH होबाउस एक व्यक्ति का नाम है, उसकी अध्यक्षता में जो है केंद्रीयकरण पर
सेंट्रलाइजेशन पर, ठीक है, जोर दिया जाता है। रॉयल कमीशन, ठीक है, रॉयल कमीशन के गठन से इसको ज़्यादा जोर दिया गया, यानी कि स्थानीय संस्थाओं को जो 1907 में एक बार फिर से री एग्जामिन किया गया और CAH हॉबहाउस की जो अध्यक्षता में कमीशन बना था, रॉयल कमीशन, उसने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जोर दिया, ठीक है। तो इसी ने कहा कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम स्तर पे जो पंचायतें जो हैं उनका बहुत महत्व, उनको जरूरी आपके लिए ये बात नोट करनी जरूरी है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। यहाँ से आपकी सारी स्टडी शुरू होती है। 1882 में पहली बार आता है अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है। कुछ ऊपर जो शब्दावली थी छोटी छोटी वो याद करनी है। फिर ये याद रखना है आपको रॉयल कमीशन कब आया, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ये 1907 में जो है CEH हॉबहाउस, इनको याद रखना है, ठीक है। इसी के बैकग्राउंड में जो है 1919 के अंदर जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी होते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने जो है जो स्थानीय सरकार है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के विषय के ऊपर जो है प्रांतों के जो अधिकार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स के अधिकार हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। उन अधिकारों को, स्थानीय सरकार के जो अधिकार हैं उनको प्रांतों में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो इस सुधार में जो है ये बात की गई कि यहाँ जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये कहा गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ के पास जो एक कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए अपने काम करने के लिए, ठीक है। उनके ऊपर किसी तरह का एक्सटर्नल वो जो है दबाव नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली फ्री होने चाहिए, ठीक है। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इन पंचायतों के दायरों में जो है वो ग्रामों की जो सीमित संख्या है वो डिसाइड हुई, कि सीमित संख्या डिसाइड की गई थी। इनके कार्य भी जो वो सीमित थे, जैसे संगठनात्मक, राजकोषीय बाधाओं के कारण जो है ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवित संस्थाओं के रूप में परिणत न हो सके। यानी कि यहाँ पे जो है इनको एक तो फाइनेंशियल दिक्कत थी, फाइनेंशियल नहीं दिया गया, इनका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया कैसे बनेगी ये। तो इससे जो है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि ये चालू हो पाई, कुछ कर पाए, नहीं, ये नाम मात्र की चीज़ें रह गई। फिर क्या है कि 1925 तक जो 8 प्रांतों ने, मतलब कि 8 बड़े क्षेत्रों ने जो है पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया, ठीक है। पंचायत अधिनियम बना लिया 1925 तक। 1926 तक से 6 देशी रियासतों ने पंचायती कानून पारित कर लिए थे, ठीक है। और स्थानीय निकाय को जो हो अधिक पावर दी गई, यानी कि जितने भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी गई। और जो टैक्स जो है उसके अधिकारों को कम कर दिया गया, ठीक है। टैक्स के अधिकार जो वो कम कर दिए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो स्थानीय स्वशासन है उन संस्थाओं में फिर भी कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता हमें, यहाँ पर भी वो ऐसे ही बनी रहती हैं। ये ब्रिटिश काल था। अब हम बात करते हैं अपने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में। स्वतंत्रता के बाद की, देखो आपको लगेगा कि हमें तो स्वतंत्रता के बाद का ही पढ़ना है, वहीं से प्रश्न आता है, बात आपकी ठीक है। लेकिन बात क्या है कि एकांत चीज़ को समझने के लिए उसका बेस बनाना जरूरी होता है। कभी भी आप मकान बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं मकान बनाते हुए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ज़मीन को खोदते हैं। ज़मीन को खोद करके उसकी नींव डाली जाती है, गहरी नींव और चौड़ी नींव डाली जाती है। नींव हमेशा चौड़ाई ज़्यादा होती है नींव की। अगर आप 12 इंची दीवार उठा रहे हैं, 14 इंची दीवार उठा रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको नीचे से लगभग 21 इंची नींव उठा के लानी पड़ेगी, ठीक है। तो 21 इंची नींव लेके जब आप आएंगे तब जाके आप काम कर पाएँ। इसीलिए ये ऊपर की चीज़ ज़रूरी थी। ये पूरा एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम, ब्रिटिश टाइम, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी था कि वहाँ से डेवलपमेंट तो हुई है, पता चला कि हमारे अंदर पहले से ही थी। फिर दिक्कत कब आई, क्या दिक्कत आई, कैसे टूटी, कैसे बनी, फिर दोबारा टूटी बनी तो दोबारा क्यों बनानी पड़ी, ठीक है। इसलिए अब हम इसीलिए जो है अब फ्रीडम के बाद बात कर सकते हैं। महात्मा गांधी के दिमाग में ऐसे तो नहीं आई कि पंचायती राज होना चाहिए, उनको पता था, पहले था भारत में, वो भारत को संभाल रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि पंचायती राज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो अब देखते हैं, वो कैसा बनाया गया, ठीक है, कैसे हुआ, फ्रीडम के बाद भी कैसे चला। आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, उसमें हमने पंचायतों का उल्लेख किया है। आर्टिकल 246 इसके माध्यम से जो है वो लोकल बॉडीज से संबंधित जितने भी विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार और राज्य विधानमंडल को सौंप दिया गया है। यानी कि आर्टिकल 246 कहता है कि पंचायतों से संबंधित जो भी कानून बनाना होगा
वो राज्य सरकार के पास है, वो 246 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। लेकिन संविधान में पंचायतों के इस समावेशन को तात्कालीन नीति निर्माता यानी कि उस समय पे जो काम कर रहे थे जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उस समय पे उन्होंने क्या है कि सर्वसम्मति से प्राप्त नहीं किया, ठीक है। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सर्वसम्मति से नहीं लागू किया गया उस समय पे, सर्वसम्मति से उसको संविधान में नहीं डाला गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रबल विरोधी अगर कोई होगा उस समय पे, सबसे ज़्यादा जो विरोध संविधान सभा के अंदर जो व्यक्ति थे, संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर ने जो हो पंचायती राज का विरोध किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको याद रखने की, आपके क्वेश्चन में आ सकता है, ये एक बार आया था 2020 का पेपर था, 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन पंचायती राज का विरोधी है, ठीक है, कौन पंचायती राज को सपोर्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन में आंसर में जो है जो ऑप्शन थे वो थे आपके देखने को मिलेंगे, आपको जयप्रकाश नारायण था, राम मनोहर लोहिया था, जवाहरलाल नेहरू था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, ठीक है। कई सारे लोग थे जो पक्ष में नहीं थे, लेकिन आपके थिंकर में अगर पूछा जाएगा तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं थे सपोर्ट में, बाकी सभी थे सपोर्ट में। बाकी तो सब गांधीवादी लोग थे बहुत सारे, तो वो गांधीवादी लोग तो गांधी को ही फॉलो करेंगे ना, वो किसी दूसरे को क्यों फॉलो करेंगे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर जो है इसके विरोध में थे, ठीक है। ग्राम पंचायत, देखो क्यों विरोध में थे इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट बाद में की जा सकती है। तो ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच जो है ज़्यादा विमर्श नहीं हो पाया, ज़्यादा विमर्श के मतलब कि ज़्यादा आपस में सहमति नहीं बन पाई, तो पंचायतों को संविधान में स्थान नहीं मिल सका, मतलब कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आधिकारिक तौर पे नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ करके राज्य के जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, उनके अंदर जो है वो आर्टिकल 40 को डाल दिया गया कि राज्य सरकारें जो हैं या केंद्र सरकार जो है वो पंचायती राज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्यों, लेकिन फिर भी ये क्या है कि पंचायती राज जो वो हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड कानून नहीं है, ठीक है, कोई बाध्यकारी सिद्धांत नहीं कि हम उसको लागू ही करें। लेकिन तो इसीलिए जो है इसी का परिणाम ये था कि बाध्यकारी नहीं था कि देश के अंदर सार्वभौमिक तौर पे एक समान इसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता के बाद एक पहल हुई थी, एक पहल हुई थी, एक इनिशिएटिव लिया गया जब भारत ने जो 2 अक्टूबर 1952 को जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर, कब की है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये सब जानते हैं, ठीक है। देखिए अमेजोन प्राइम पे हम देखते हैं आप बोलते हुए। हाँ, दृश्यम फिल्म देखी होगी ना, दृश्यम फिल्म के अंदर यही बात है, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, ठीक है, स्वामी जी का सत्संग हुआ था, महात्मा गांधी की जयंती थी। तो यानी कि पूर्व संध्या पर, 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर, यानी कि 1 अक्टूबर की शाम को, 1 अक्टूबर की शाम को जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, इसको लागू किया गया। ये बहुत जरूरी चीज़ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये ग्राम पंचायतों का पहला इनिशिएटिव था कि गांव की डेवलपमेंट के लिए पहला इनिशिएटिव था। सामुदायिक विकास के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, इसको लागू किया गया, ठीक है। इसकी जो हमें प्रेरणा मिली वो किससे मिली कि एक अमेरिकी एक्सपर्ट है अल्बर्ट मेयर, ठीक है, इन्होंने ये हमको सुझाव दिया, ठीक है। इनकी एक योजना थी इटावा परियोजना, इससे हम जो है वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है। हम इससे इंस्पिरेशन लेकर के अल्बर्ट मेयर अमेरिका के विशेषज्ञ थे, ठीक है, इनकी इटावा परियोजना थी, उससे इंस्पिरेशन लेकर के हमने इसको लागू किया। किसको? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। इसमें क्या है कि जो गाँव की डेवलपमेंट होती है, ग्रामीण विकास की जो बात है, उन लगभग सभी गतिविधियों, सभी एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया, ठीक है, और जिसमें लोगों की भागीदारी के साथ साथ जो ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जा सके, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि गाँव की डेवलपमेंट शामिल की गई एक तो, ठीक है, लोगों की भागीदारी को शामिल किया गया, ठीक है,
गांव के लोगों के सहयोग को शामिल किया गया। ये 3 चीज़ें शामिल की गई, ठीक है। तो 1953 में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए जो है, इसकी सहायता के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो अच्छे से काम कर पाए, इसकी सहायता के लिए जो है वो राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को भी लागू किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा यानी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इसको भी लागू किया गया। लेकिन ये कार्यक्रम कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इनिशिएटिव कर पाया, ज़्यादा अच्छा काम कर पाए, ये नहीं हो पाया, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसके द्वारा, कोई इंपॉर्टेंट रोल इसके द्वारा नहीं दिया जा सका, कोई इंपॉर्टेंट भूमिका इसके द्वारा नहीं निभाई जा सकी। तो सीडीपी जो हो, इसका मतलब ये था कि सीडीपी जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो फेल हो गया, ठीक है। वो क्या हुआ, वो फेल हो गया। तो फेल होने के क्या कारण थे? कई कारण है इसके। पहला कारण तो है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति थी। यानी कि ब्यूरोक्रेसी खुद इनिशिएटिव नहीं ले रही थी, ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं कर रही थी, कैसे करना है, क्या करना है, वो प्लानिंग ही नहीं थी उनके पास। फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई। पॉलिटिकल लीडर जो हैं, कभी डिबेट हो रही है, कभी नहीं हो रही है, इसको लेकर के क्या बात करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, कुछ नहीं किया गया। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि लोग अनएजुकेटेड थे, तो भागीदारी कम रही लोगों की। लोगों को पता ही नहीं था सरकार ने क्या काम शुरू किया है। देश नया नया आज़ाद हुआ है, तो देश के अंदर ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो लोगों की वो नहीं हो पाई, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तीसरा, ट्रेनिंग और योग्य कर्मचारी, उनकी कमी थी। यानी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंदर एक तो प्रशिक्षित लोग नहीं थे, ट्रेंड लोग नहीं थे, ठीक है। फिर स्किलफुल जो हैं एम्प्लॉय नहीं थे, ठीक है। विशेष रूप से सीडीपी को लागू करने में जो है ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय निकायों की रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। यानी कि कोई भी ग्राम पंचायत इसमें इनिशिएटिव नहीं ले रही थी, ठीक है। कोई भी इसमें शामिल नहीं हो रही थी। स्थानीय निकायों की जो, यानी कि जो लोकल बॉडीज हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था इस काम के अंदर, इसलिए फेल हो गया। तो 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हुआ, उसकी फेल की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी। अब आपको समझ में आ गया होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज के लिए नहीं थी, ठीक है, पंचायती राज इस्टेब्लिश किया जाए इसके लिए तो नहीं थी। ये क्यों बनी थी? ये बनी थी सीडीपी फेल क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसकी जांच करो और नए सुझाव दीजिए, क्या किया जा सकता है। तो समिति ने पाया कि सीडीपी की विफलता का प्रमुख कारण जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, और लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सीडीपी फेल होना ही था। इन्होंने देखा कि ये जो चीज़ है दूसरे नंबर वाली, ये वाली नहीं थी। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन होता तो सीडीपी पास हो जाता, ठीक है। ये नहीं हो पाया। समिति ने फिर यहां पे कहा कि पंचायती राज होना चाहिए। देखो, समिति की सिफारिश में था पंचायती राज, लेकिन समिति पंचायती राज के लिए नहीं बनी थी। समिति बनी थी सीडीपी की जांच के लिए कि सीडीपी फेल क्यों हुआ है, ठीक है, सीडीपी काम क्यों नहीं कर पाया। तो इसने अपनी एक सिफारिश में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसने कहा कि पहली चीज तो ये समझिए कि इसने कहा कि देश के अंदर जो हो वो पंचायती राज हो। दूसरी बात इसने कही कि त्रिस्तरीय हो, 3 लेवल पे हो, ठीक है। 3 लेवल कौन कौन से, देखिए। पहला ये था गांव के लेवल पे, जिस गांव में आप रहते हैं उस लेवल पे। दूसरा ये था प्रखंड ब्लॉक लेवल पे, गांव के ऊपर एक ब्लॉक होता है जिसे आप ब्लॉक समिति बोलते हैं, ठीक है, ब्लॉक समिति जिसे आप कहते हैं। इसके बाद जिला स्तर पे, जिसे आप जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 बनाए गए, यही आज के समय भी लागू, ये 3 बनाए गए कि इधर 3 चीजें होनी चाहिए तब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज का। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की ये जो योजना है, ये सबसे पहले, देखो नेहरू जी बहुत प्रैक्टिकल थे इन मामलों में। उनको कहा, किसी कमेटी ने सुझाव दिया, उनको ये लगता था कि बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हमने बैठाए थे, इन्होंने अगर रिसर्च की तो अच्छी की होगी। तो नेहरू ने कहा कि ठीक है, आपने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, उसको लागू करके देखते हैं। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जिला है नागौर जिले में ये लागू कर दी गई। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार भारत में पंचायती राज लागू हुआ। वो हुआ कहाँ पे? राजस्थान में, नागौर में। दूसरा, इसके तुरंत बाद, थोड़े ही दिन बाद, ये 2 अक्टूबर को था, सिर्फ 1 महीने बाद आंध्र प्रदेश में
1 नवंबर 1959 को, 1 नवंबर 1959 को, एक महीने बाद, तुरंत एक महीने बाद आंध्र प्रदेश। ये एक्सपेरिमेंटल था कि एक बार यहाँ एक्सपेरिमेंट करते, एक बार यहाँ करते। अगर सफल हुए हम, इसको जो आपने बताया, सुझाव दिया, अगर सफल हुए तो पूरे देश पे लागू करते हैं। ऐसे ही होते हैं काम ऐसे ही होता है। आपने आरटीआई पढ़ा होगा, आरटीआई कोई एक बार में लागू नहीं हो गई थी, ठीक है। उसको भी जो है लागू करने के लिए जो है 2-3 फेज में लागू किया गया था, ठीक है। तो आरटीआई को भी जो है वो 3 फेज में लागू किया गया था, ठीक है। इसी को जो है, इससे संबंध में जो है आवश्यक विधान भी पारित कर दिए गए। मतलब कि देखो, जो ये था ना कि पंचायती राज जो हमारा बना, तो पंचायती राज से संबंधित कुछ जो हो कानून भी बनाए गए, ठीक है। और वो किसके लिए बनाए गए थे कि असम है, गुजरात है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, इसमें भी इसे लागू किया गया, ठीक है। मतलब कि इन स्टेट्स में भी पंचायती राज लागू हुआ शुरुआत में। इसके बाद जो है दूसरी बार जो कमेटी बनती है पंचायती राज को लेकर के, अब कमेटी बनी है 1977 में, अशोक मेहता समिति। लेकिन पेपर में आपको पूछे ना कोई कि पंचायती राज से रिलेटेड कमेटियां बताइए, तो पंचायती राज से रिलेटेड पहली कमेटी जो है वो आपकी यही बनेगी। इसी को आप क्रोनोलॉजी में कोई पूछे कि पहली कमेटी क्या थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ही थी जिसने सिफारिश की थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ही थी, ठीक है। ये पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे अशोक मेहता आएगी 1977 में, ठीक है। तो पंचायती राज की अवधारणा और रीतियों में इसने नए दृष्टिकोण दे दिए अशोक मेहता समिति ने। इसने क्या कि इसने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए 2 लेवल पे। इसने गांव लेवल वाला जो एरिया था उसको हटा दिया। इसने कहा कि जिला स्तर पे हो, मंडल स्तर पे हो, मंडल यानी कि ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। ये वाली इसने बात बोल दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी ये था कि ये 2 लेवल पे लागू करने की इसने बात कर दी 1977 में अशोक मेहता समिति ने। फिर योजना विशेषज्ञ के लिए यानी कि प्लानिंग के लिए जो है प्रशासनिक सहायता की जो जरूरत थी उसको सुनिश्चित करने के लिए है राज्य स्तर पे जो है जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु पे इसने रखा, यानी कि जिलों को पहले नंबर पे रखा। दूसरे नंबर पे पंचायत जो मंडल पंचायत है उसको रखा, ठीक है। तो इसके आधार पे इसकी रिकमेंडेशन के आधार पे जो कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को मतलब कि इफेक्टिवली तौर पे लागू भी किया, ठीक है। फिलहाल उसके बाद जो है पंचायतों के पुनरुत्थान के लिए उन्हें कई नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए कई भारत सरकार ने समितियां बनाई। देखो ये समिति हो गई। इसके बाद जो है दोबारा से पंचायती राज को एक बार फिर से अच्छे से लागू करने के लिए, कि फिर से लागू किया जाए कहीं कहीं पे, पूरे देश में लागू करने के लिए बहुत सारी समितियां बनी उसके बाद में। जैसे कि आप ये देखिए, ये सारी की हनुमंतराव समिति 1983 में, जीवीके राव समिति 1985 में, एलएम सिंह भी 1986 में, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, ये इसकी रिपोर्ट आई थी इस समय पे, ये 1983 में बन गया था, ठीक है। पीके थुंगन समिति 1989 में, ठीक है। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। ये सारी कमेटियां हैं जो कि पंचायती राज के बारे में बात करती हैं, ठीक है। आपको याद रखनी है सब समितियां। फिर हम देखते हैं ना इनके बीच में कि कौन सी समितियों ने क्या बात की। तो जैसे एक जीवीके राव समिति बनी थी 1985 में, इसने क्या कहा कि जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाया, ठीक है। इसने भी जिले को बुनियादी इकाई बनाया। एक और व्यक्ति थे इससे पहले ही, अशोक मेहता समिति, देख लीजिए अशोक मेहता समिति, इसने भी जो है वो जिले को जो है प्रथम बिंदु के तौर पे रखा था। इसने भी जो जिले को बुनियादी इकाई बनाया, ठीक है। दूसरी बात इसने कही कि नियमित चुनाव आयोजित होने चाहिए, नियमित चुनाव होने चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए चुनाव में। एलएम सिंघवी समिति को आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1986 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इसने कहा कि पंचायतों को हमें एम्पावर करना, सशक्त बनाना, मजबूत बनाना है। सशक्त बनाने का मजबूत बनाना है, ठीक है, यानी कि पावर देनी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने बोली संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की। ये पेपर में आएगी आपकी, ध्यान रख लीजिए। अगर पेपर में आई कोई बात पूछने की तो ये आएगी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की बात किस समिति ने की? एलएम सिंघवी समिति ने। तीसरी बात है अधिक वित्तीय संसाधन सौंपना, यानी कि ये कमेटी पंचायत को प्रॉपर मजबूती देने की बात कर रही है, ठीक है। इसके बाद जो शुरू होता है पंचायतों को स्टेब्लिश करने की बात, संशोधन का चरण शुरू होता है। संशोधन के चरण में जो अगर संशोधन के स्टेप देखें हम कौन कौन से हैं, तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक, 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 जो है यहाँ से शुरू हुआ, जिसमें राजीव गांधी की सरकार ने जो है पंचायती राज को मजबूती से लागू करने के लिए, मजबूती से बनाने के उद्देश्य से जो है इसको प्रस्तुत किया कि हम पंचायतों को संविधान के अंदर शामिल करेंगे
और मजबूती से लागू करेंगे। ठीक है, लोकसभा में तो यह पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हो सका, राज्यसभा में लैप्स हो गया, गिर गया। फिर संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 73rd और 74th, ये दो आए थे फिर। ठीक है, इसमें क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को नगर, देखिए 74वां तो नगर पालिकाओं के लिए संयुक्त विधेयक। ठीक है, तो वर्ष 1990 में इसको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे भी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया, मतलब कि सदन में चर्चा के लिए नहीं आ सका 74। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है उसके कार्यकाल में जो है, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो है उसके कार्यकाल में, ठीक है, सितंबर 1991 में 75वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी कि 72वें संविधान संशोधन के रूप में एक संशोधन पेश किया गया। ठीक है, जिसमें क्या है कि ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ठीक कर ले, 73rd अमेंडमेंट है ये, यहाँ पे गलती से टाइप हो रखी है एक आध चीजें। ठीक है, देखिए 73rd और 74th संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। संसद ने जो है 73rd और 74th को जो 1992 में संसद ने इसको पारित कर दिया, यानी कि इसको फाइनल कर दिया। और यहीं से ग्रामीण और शहरी भारत में, यानी कि गांव और शहर में लोकल बॉडीज की, यानी कि स्थानीय स्वशासन की, रूरल गवर्नमेंट की स्थापना, यानी कि उसकी नींव डाल दी गई कि ये अब शुरू होगा। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1992, देखो 24 अप्रैल 1993 को जो है ये लागू होता है। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और 1 जून 1993 को जो है ये, अगर नगर पंचायत की बात करें ना, 1 जून 1993 को लागू हुआ था ये, और ये 24 अप्रैल को, यानी कि अगर हम बात करें गांव के अंदर लागू करने की, ठीक है, कि गांव वाला कब लागू हुआ, ग्रामीण वाला। ठीक है, तो ग्रामीण वाला लागू होता है 24 अप्रैल को। ठीक है, और अगर हम बात करें शहरी वाला, तो शहरी वाला लागू होता है 1 जून को। ठीक है, ठीक है, 24 अप्रैल को, 1 जून को, ये इस तरीके से लागू हो जाते हैं, दोनों के दोनों 1993 में लागू होते हैं। अधिनियम कब आए थे? अधिनियम आए थे 1992 में। ठीक है, ग्रामीण के लिए कौन सा आया था? 73rd, और शहरी के लिए कौन सा आया था? 74th। इस तरीके से आपको याद कर लेनी है। ठीक है, कानून के रूप में इनको बना दिया गया, संवैधानिक दर्जा इनको दे दिया गया। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताएं क्या है वो और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। ये जितनी बातें की ना 73rd 74th अमेंडमेंट की, जितनी समितियों की स्वतंत्रता के बाद की, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना है। तो इन संशोधनों ने जो है संविधान में 2 नए भाग जोड़ दिए, ये भी बात ध्यान रखनी है। भाग 9 जो पंचायतों के लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, भाग 9A जो नगर पालिकाओं के लिए था 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को, यानी कि लोकतंत्र की बुनियादी इकाई अगर हम बात करें तो क्या होगी, वो हो ग्राम पंचायत। ठीक है, और वार्ड समितियों के लिए कौन सी होगी? नगर पालिका। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत गांव के अंदर जो हो बुनियादी इकाई है, वैसे ही नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समितियां जो हैं वो बुनियादी इकाई हैं शहरों के अंदर, जिसमें क्या है कि जो वोटर है, वोटर के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे, यानी कि 18 साल से ऊपर के जितने भी, ठीक है, जो अडल्ट हैं जिनका वोट बन गया है, वो सभी के सभी लोग जो हैं इन, यानी कि वो सभी ग्राम सभा में शामिल होंगे, सभी वार्ड समितियों में शामिल होंगे। ठीक है, अब उनको चुनने का अधिकार है। वही लोग जो हैं, देखिए ग्राम सभा कैसे बनती है? ग्राम सभा बनती है गांव के जितने भी 18 से ऊपर के लोग हैं उन सभी से। ठीक है, अब ये अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं काम करने के लिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, सभी 18 से ऊपर वाले फिर वोट करते हैं, उसमें आपके जितने वार्ड हैं सभी वार्ड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, और गांव के लिए एक सरपंच जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे ही वार्डों में सभी वार्ड समितियों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद एक मेयर चुना जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव कंप्लीट। तो उन राज्यों को छोड़कर जिनकी संख्या, एक चीज़ और भी है जहाँ पे ये लागू नहीं किया गया, ठीक है, उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ठीक है, ग्राम, मध्यवर्ती,
प्रखंड, तालुका, मंडल। ठीक है, 20 लाख से जिसकी कम है वहां पे लागू क्या होगा, ग्राम। मध्यवर्ती भी प्रखंड, तालुका या मंडल जिसको कहते हैं। जिला स्तर पे पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी, अनुच्छेद 243B याद रखनी है। अनुच्छेद 243B में जो है 20 लाख से कम जिसकी संख्या है वहां पे लागू किया गया ग्राम, यानी कि वहां पे लागू होता है भाग नंबर 9 पंचायतें 20 लाख से कम जनसंख्या पे। ठीक है, जिस जिले की। ठीक है, तो सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि हर एक सीट के ऊपर से डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे कैसी प्रणाली लागू है, डायरेक्ट इलेक्शन की। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। सरपंच को गांव के सभी लोग चुनते ना, उनको मेंबर्स जो है वो मिलकर नहीं चुनते ना, कि सारे मेंबर्स ने मिलकर के एक व्यक्ति को चुन दिया, नहीं, लोग अपना खुद वोट करते हैं। ठीक है, फिर जैसे है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होगी 243C भाग 2। फिर अनुसूचित जाति यानी SC STs इन सीटों के लिए आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, पंचायतों के अध्यक्ष पद पर भी आरक्षण है और जो छोटे छोटे पद हों उन सभी में आरक्षण दिया गया। आरक्षण की बात याद रखनी है। ठीक है, फिर 1/3 सीटों पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, SC और ST के लिए जो है आरक्षित सीटों में से जो है 1/3 सीटों पर इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि SC और STs हैं, इनकी जो महिलाएं हैं इनको भी आरक्षण है। ठीक है, वो आपको जो है वो हॉरिजेंटल मिलेगा आपको। ठीक है, वो हॉरिजेंटल मिलेगा। वर्टिकल होता है ऐसे, हॉरिजेंटल होता है ऐसे। ठीक है, हॉरिजेंटल है वो। तो सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए जो है वो आरक्षित किए गए हैं, यानी कि 243D। आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे है, 243D में। यही चीज़ें याद रखनी है आपको, ये पूछे जाते हैं आजकल, आते हैं पेपर में। और ये पूछा भी गया था आरक्षण किस के अंदर लागू है, ये एक बार आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, गांव की एक पंचायत होगी, वो है आपका 243A में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे। ये आपको सारी चीज़ें जो आर्टिकल आ रहे हैं ये आपको याद रखने हैं। महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल, 5 साल के लिए कार्यकाल। अभी एक चीज़ और आ गई है, महिलाओं के लिए जो है हरियाणा में जो है वो 50% रिजर्वेशन लागू कर दी गई है। तो 50% रिजर्वेशन जो है वो भारत में जो है हरियाणा जो है वो पहला राज्य है जहाँ पे महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन लागू की है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कार्यकाल समाप्ति से पहले निकायों के गठन के लिए निर्वाचित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है। ठीक है, देखो कोई भी समस्या है कि मान लीजिए कोई भी निकाय जो है, कोई भी पंचायत जो भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर जो हो उसका चुनाव करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई भी पंचायत जो हो मान लीजिए भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर जो है उसके चुनाव हो जाने चाहिए। अनुच्छेद 243E याद रखना है, 243E। ज़्यादा अनुच्छेद नहीं आएंगे यहाँ पे, आपको कुछ सीमित जो चीज़ें हैं। फिर मतदाता सूची अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए, यानी कि राज्य में एक चुनाव आयोग होगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, तो राज्य चुनाव आयोग जो पंचायत के चुनाव करवाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करवाता है स्टेट के इलेक्शन। ठीक है, राष्ट्रपति का इलेक्शन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन ये इलेक्शन वो करवाता है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए भी वही करवाता है। ठीक है, तो पंचायतों के चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग जो 243K। ठीक है, इनको याद रख लेना आपको। ठीक है, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने, उन योजनाओं को उनके अंदर और नई चीज़ें शामिल करने के लिए जो है यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ी गई, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जो है उसको जोड़ा गया। ठीक है, नगर निकायों के लिए बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल यहाँ पे जोड़ दिया गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए, 12th शेड्यूल जो है वो नगर निकाय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अधिकार प्रदान किए। राज्य विधानमंडल जो है वो इसके लिए जो है, मतलब कि राज्य विधानमंडल जो यानी कि पंचायतों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो दिया गया है राज्य विधानमंडल को, यानी कि राज्य की विधानसभा को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बात 243G में है। ठीक है, ये सारे काम करने की आज़ादी जो है उसको जो काम दिए जाएंगे वो 11वीं अनुसूची में है। और 243G कहता है कि गवर्नमेंट को जो है, स्टेट को जो है, राज्य विधानमंडल जो है वो उसको अधिकार प्रदान करेगा, वो शक्तियाँ प्रदान करेगा। और अगर हम बात करें कि राज्य कानून बनाएगा पंचायतों के लिए तो वो 246 में, आर्टिकल 246 में। ठीक है, स्टेट के अंडर काम करेंगी पंचायतें। पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें
संशोधन में एक जिला समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान है 243 ZD, ये भी याद रखनी है आपको, 243 ZD। जो नई चीज़ आई है ना वो सारी याद रखनी है। जैसे आपने देखा 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, दो चीज़ें आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई पंचायतें, ठीक है, यहाँ पे आ गई नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है। अब इसमें क्या है, पंचायतों के अंदर क्या है, क्या आया, कौन सा सेट, 9th भाग नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद जो है भाग नंबर 9 का पार्ट ए, ये इसके लिए 74th से आ गया। इससे क्या है, इससे आया 11th शेड्यूल, इससे आया 11th शेड्यूल, इससे कौन सा आया, इससे आया 12th शेड्यूल। याद हो गई ना बातें, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। तो राज्य जो हो सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व, साझेदारी करों का संग्रहण और प्राप्त राजस्व अवधारणा के अंदर सरकारी कार्यक्रम और केंद्रीय वित्त आयोग के जो है अनुदान आदि से संबंधित उपबंध किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे इनको बजट कैसे दिया जाएगा राज्य सरकारों के द्वारा, वो दिया गया 243H में। यानी कि राज्य सरकार इनको बजट देंगी पंचायतों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको बजट देगी, उसके लिए 243H। तो प्रत्येक राज्य में जो है, हर एक राज्य में एक फाइनेंस कमीशन भी होगा, ठीक है। राज्य वित्त आयोग जो वो पंचायतों के लिए बताएगा कि किसको कितना बजट देना है, वो दिया गया 243I में, 243I, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है एक बात और कहती है कि 11th शेड्यूल में जो पंचायतों के निकायों के लिए जो 29 काम डिसाइड किए गए कि पंचायतें कितने काम कर सकती हैं, 29 काम। एक बात और नोट कर लीजिए, कितने काम दिए गए हैं, 29 काम, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, 29 काम दिए गए हैं। इलेक्शन कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और दोनों के करवाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन ही। फिर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ और भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी पंचायतों के लिए काम करेगा, स्टेट के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं, मतलब कि कुछ एरिया हैं जहाँ पे सामाजिक संस्कृति, उनके प्रशासनिक कारणों से अधिनियम के जो प्रावधान हैं उनसे छूट दी गई है, कि यानी कि जो अधिनियम बनाया गया उससे कुछ चीज़ जगहों पर छूट दी गई है। छूट कहाँ कहाँ पे दी गई, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन राज्यों को जो है 5th शेड्यूल के अंदर डाल रखा है, ठीक है। तो ये 5th शेड्यूल के अंदर जो है ये अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं, यानी कि ये ट्राइब्ड एरिया हैं, इनको जो है छूट दी गई है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य, ठीक है, ये जो हैं। फिर जैसे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, ये आपको याद कर लेनी है, ये इन स्टेट्स के नाम, कि इन स्टेट्स में जो पंचायती राज किस तरीके से अलग तरीके से लागू होता है, उनको छूट दी गई। संविधान संशोधन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जो भारत सरकार द्वारा जो है पंचायतों के प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित अधिनियम 1966, ये एक्ट याद रखना है, अधिनियम 1996 है ये, 1996, द प्रोविंस ऑफ द पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, इसको बोलते हैं पेसा एक्ट। तो पेसा एक्ट जो है, पेसा एक्ट 1996 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया के लिए लाया गया था 1996 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ छूट दी गई, पंचायती राज संस्थाओं इनके बारे में छूट दी गई है। अब देखते हैं इनका इवोल्यूशन, ये इनका पूरा असेसमेंट करके देखते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन करके देखते हैं इसके क्या है। 30 साल हो चुके हैं, ठीक है। इसमें यह भी है कि हमने बहुत ज़्यादा सफलता भी मिली है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी हमें जो है वो फेलियर भी देखने को मिले हैं। इसीलिए इनका मूल्यांकन करना और इसके जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए, उनकी जांच करना बहुत जरूरी है। पंचायती राज संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर सरकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है, और एक सत्र के निर्माण में सफल रही है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो करवाया है, ठीक है। एक सरकार बनाने में, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करने में इसने भूमिका निभाई है, ठीक है। बेहतर प्रशासन प्रदान करने में विफल रही, यानी कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम करने में ये विफल रही है। इनको कुछ नहीं करना होता, लोग मार देना बातें कि कहते हैं कि पंचायत बन जाओ, सरपंच कमाओ पैसा कमाने पे ध्यान है, गांव की डेवलपमेंट नहीं कर पाए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस देने का जो काम है वो पंचायतें नहीं कर पाई हैं। देश में लगभग 2.5 लाख पंचायती राज संस्थाएं हैं
और शहरी निकाय मौजूद हैं। ठीक है, 2.5 लाख पंचायती राज और शहरी निकाय जो मौजूद है। 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि मौजूद हैं, यानी कि 30 लाख लोग जो हैं वो हर बार पंचायत के मेंबर बनते हैं हर साल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है कि इनको कुल सीटों से कम 1/3 सीट जो महिलाओं को दी के लिए आरक्षित है। अब तो 50% हरियाणा ने कर भी दी। ठीक है, निर्वाचित पदों पर जो आसीन महिलाएं हैं, महिलाओं की जो संख्या है वो विश्व में 1.4 मिलियन यानी कि 1.4 मिलियन जो हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 14 लाख लगभग महिलाएं वो इसके अंदर है। अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से उम्मीदवारों के लिए जो स्थान है वो भी आरक्षित है। प्रधानों के लिए आरक्षण जो है वो भी आरक्षित है। सब चीज़ें ठीक हैं, रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, हमने हर किसी को अधिकार देने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन इनके अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिलाओं के आगे आने के अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावना में वृद्धि हुई है। यानी कि महिलाएं अगर इसमें आगे आई हैं पंचायती राज में, तो महिलाओं ने जो उनके खिलाफ में डोमेस्टिक वायलेंस थी, ठीक है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ में या उनके खिलाफ कोई अपराध हो रहा है उसके खिलाफ आने में इन्होंने भूमिका निभाई है। महिलाएं अवेयर हुई हैं, ये बात भी हम मानते हैं। ठीक है, महिला सरपंचों वाले जिले विशेष रूप से पेयजल, सार्वजनिक सुविधाओं आदि में निवेश किया गया है। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हमने जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। जहाँ पे महिलाएं सरपंच है वहाँ पे पीने के पानी की सुविधाएं बढ़ी हैं, सार्वजनिक सुविधाएं जो वहाँ पे काम हुई। महिला सरपंचों वाले जिलों में विशेष तौर पे ये ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो राज्यों ने विभिन्न शक्ति हस्तांतरण प्रावधानों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की, यानी कि पावर जो ये काम करने की जो शक्तियाँ हैं वो भी कुछ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जिन्होंने स्थानीय सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है। ठीक है, केंद्रीय वित्त आयोग ने जो है स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यानी कि हमारे लिए पंचायती राज का बजट जो बढ़ता चला जाता है, इस बार कम कर दिया सरकार ने। अपने बजट देखा भी होगा, पंचायतों का बजट कम हो गया है, मनरेगा का बजट कम हो गया है, एजुकेशन का बजट कम हो गया है। इस बार की जो बजट आया है हर बार कम होता चला जाता है। ठीक है, इसके बाद 15वां वित्त आयोग जो है, 15 फाइनेंस कमीशन जो है, उसने जो है इसके बजट में वृद्धि करने के ऊपर विचार कर रहा है। 15th ने इसके ऊपर बात कर दी थी, 15th ने बात की थी। इसके बाद तो अभी तो कई बन चुके हैं। ठीक है, तो और इसने कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग इनको वो जो है धन दिया जाना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं ये बात, इसको बेशक आप छोड़ भी सकते हैं। 24 अप्रैल 2022 को 22वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था। 24 अप्रैल 2022 को जो है 12वां राष्ट्रीय पंचायत, गलत लिखा हुआ है शायद, ये गलत लिखा हुआ है, 12वां नहीं है ये शायद 14वां मिलना चाहिए। 14वां पंचायती राज दिवस मनाया गया। ठीक है, इस अवसर पे क्या है कि प्रधानमंत्री ने जो हो गाँव का सर्वेक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के मानकीकरण, यानी कि सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, स्वामित्व, इसका नाम दिया है इन्होंने स्वामित्व योजना, याद रखनी है। 24 अप्रैल, ठीक है, तो 24 अप्रैल ये 2020 को लागू हुई थी स्वामित्व योजना, याद रखिएगा। 2020 को, 22 को नहीं, 2020 को। ठीक है, ई संपत्ति कार्ड की भी शुरुआत की गई है। ई संपत्ति कार्ड पंचायतों के लिए, ई संपत्ति कार्ड, इसकी भी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये था आपका पंचायती राज, कंप्लीट था बिल्कुल। एक एक चीज़ हमने कोशिश की है पढ़ने की। एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दी है, पंचायतों के लिए जिस तरीके से 29 काम डिसाइड किए गए हैं 11th शेड्यूल में, चलिए मैं उसको वहीं पे लिखता हूँ जहाँ मैंने ये बताई थी। जैसे वैसे ही 12th शेड्यूल में जो वो 18 काम जो नगर पंचायतों के लिए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 18 काम, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके आर्टिकल आपको याद रखने हैं, कुछ जो इसके अंदर दिए गए हैं यही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर याद रखने हैं कि रिजर्वेशन के लिए कौन सा है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा बनाया गया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन सा बनाया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि शेड्यूल में ये शामिल की गई हैं, कंप्लीटली आपको याद करनी कौन से भाग में है। ठीक है, कब शामिल की गई है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नगर निगम दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए काम करती हैं।
ठीक है, तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।